खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आगाज़ में बात करेंगे हम कि डॉक्टर्स ने फैलते कोरोना को कैसे रोका जाए। इसके साथ डॉक्टर्स और भी सरापा एहतजाज हैं और ख़ास तौर पर YDA के डॉक्टर्स ने कराची में एक और मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि जिस तरह स्पेन और इटली में वक्ती तौर पर टेक ओवर कर लिया है प्राइवेट अस्पतालों को, इस तरह से टेक ओवर करें, क्योंकि ये तो इसको जो प्राइवेट बिजनेस वाले हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, जबकि ये क्या है, एक अजाब है जो उतरा है। इस अजाब से लोग माल बनाना चाहते हैं। क्या सिलसिला। इसके बाद ईद के बाद कौन सी अहम शख्सियात गिरफ्तार होंगे। अजीब इस वक्त जो है जो प्लांटेड खबरें आ रही हैं, साफ़ी मिल रहे हैं, आ रहे हैं। सहाफत का तो ये काम नहीं हुआ करता, लेकिन कौन तरले कर रहा है, गिरफ्तारी का खतरा किसको है और किसको यकीन दहानी करा के बुलाया जाता है नैब में, क्या कहानियां हैं। फिर सबसे दिलचस्प खबर जो हम आज आपसे बात करेंगे वो IPPs की है। कल उन्होंने कहा कि भाई आप जो मर्जी कर लें, हम डॉलरों में ही पैसे लेंगे, हम मतलब चले, ये तो मेरा कहना है, ये उन्होंने नहीं कहा। और साथ ही हमने क्या किया है, कैबिनेट ने कहा है 2 महीने पीछे फेंक दो इसको, जो हमारी इनकी जो रिपोर्ट आनी थी उसको 2 महीने और पीछे फेंक दिया। इतने ताकतवर लोगों को हाथ लगाए तो हाथ जलने का खतरा भी होता है। इस भट्टी साहब, पहले हम किस पे बात करें, वो कहते ये हैं सरकार और एक स्टोरी हम और भी डिस्कस करेंगे, वो है कि हज़ारों सरकारी मुलाजमों के पास आज हाई जो ब्यूरोक्रेसी है उनके पास दोहरी शहरियतें हैं, ये कानून के मुताबिक है, यानी इस पर भी हम वक्त मिला तो ज़रूर बात करेंगे। भट्टी साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब वो तो फॉर प्रॉफिट है और वहाँ पे अगर मरीज़ को चला जाए तो 1.5 लाख रुपए दिन का कौन देगा। इनको सरकार इसी तरह इस्तेमाल करे जिस तरह अमेरिका में कर रही है, गैर सरकारी, जिस तरह में स्पेन में कर रही है और इटली में कर रही है। क्या गलत कहते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन मुहाफिज हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनकी ही ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो वो पेशेंट का इलाज क्या करेंगे। एक तो इन्हें मुकम्मल किट्स देनी चाहिए जो डॉक्टर साहबान की रिक्वायरमेंट है जहाँ भी है। दूसरा, इस प्राइवेट अस्पताल में इस मुल्क से, इस शहर से, इस मुल्क से अरबों रुपए कमाए गए। एक अस्पताल ने कई अस्पताल बना लें। अगर ये मुश्किल वक्त पूरी दुनिया पे आ गई है और पूरे पाकिस्तान में आ गई है, हमारे पास सरकारी अस्पताल में वसाइल नहीं है, मुझे बता दे, इंसानियत से अफजल तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है ना, जिसने एक नाहक इंसान 500 से 600 जो हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं मुख्तलिफ, उनको ये लग चुका है पाकिस्तान। सुन ले, जिनसे एक नाहक इंसान सरकारी उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इन प्राइवेट अस्पतालों को हुकूमत क्यों नहीं ले रही? अगर इसमें किसी कोरोना वायरस के 10 मरीज ही सेहतयाब हो जाते हैं तो अल्लाह भी खुश, दुनिया भी खुश। लेकिन हुकूमत कब स्टेप लेगी, ये मैं और आप नहीं ले सकते। डॉक्टर साहबान का ये मुतालबा 100% ठीक है कि जिस तरह दीगर 2 ममालिक में, सर अमेरिका में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, तो इधर डॉक्टर अस्पताल, नेशनल अस्पताल, सर्जी मेट, अमार अस्पताल, पता नहीं क्या क्या, जिनकी अनगिनत इनकम है, एक 100 बेड के 2 वार्ड बड़े यहाँ रख दे कोरोना के। ये क्या पाकिस्तानी इनके भाई नहीं है? इन्हीं में से पैसे इन्होंने कमाने हैं ना। लेकिन ये हुकूमत को बोल्ड स्टेप लेना होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये लेने होंगे स्टेप, वरना आने वाले दिनों में कह रहे हैं इसमें तेज़ी होगी तो मुझे बताया, लोग क्या सड़कों पर मिलक के मर जाए? ये इन अस्पतालों में क्या बादशाह शहनशाह ने? आज रिपोर्ट आई है भट्टी साहब, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, अब लोगों को हम अब उनके घरों में वापस भेज देंगे, हमारे पास जगह नहीं है। भट्टी साहब, एक तो पहले मैं इनकी ये खबर यहीं रद्द कर दूं, ये मैं डॉक्टर कैसर बंगाली को कोट कर रहा हूँ। 100 इंडस्ट्री इन्होंने प्राइवेटाइज की, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी उसके प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, उनमें से 90% बंद हो गई हैं और बाकायदा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की है इन्होंने। जहां कोरिया आसमान पे पहुंच गया, कार मुजल्लत में तुम हमें फेंक के गए हो और उस पर फख्र कर रहे हैं। यार भट्टी साहब, एक गुजारिश मना करो है। अब डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब बड़े समझदार हैं, वो सिर्फ इनसे ये सवाल करते हैं, आप टोटल इस मुल्क में इक़्तिदार में कितनी देर रहे, और आप कह रहे हैं 58 से असम्बलियाँ टूटती नहीं, कल टूटती नहीं। वो इनके रूहानी उस्ताद ज़ियाउल हक ने 58 भी इस्तेमाल करनी शुरू की, वो लाया ही वो था इसमें। तो मुझे बताएं किस मुंह से ये काबे तुम जाओगे? नवाज शरीफ साहब तो हाथ बांध के खड़े होते थे। ये सिर्फ 5 साल इनकी हुकूमत वफाक में रही, 10 साल सूबे में रही। उस 10 सालों में इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या क्या किया? लाहौर इत्तेफाक अस्पताल बनाया ना,
अपना पंजाब जाती का सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का मैं लाहौर है ना, कितने अस्पताल मलक साहब हुए? आपकी बात आपने से गंगाराम अस्पताल, मेयो अस्पताल उस वक्त बताया था 1 लाख आबादी के लिए, बिल्कुल सही है। अब 2 करोड़ आबादी है और इर्द गिर्द गिरदो नवा के तमाम शहरों के लोग आपकी बात से ना डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मगर मेरा आप दोनों से एक सिंपल सा सवाल है कि ठीक है आप बोल्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो एक बहस है। मुझे बताएं आज मेरे डॉक्टर को किट क्यों नहीं आप दे रहे? बलोचिस्तान में आपने उनको जैसे अपना खुदा ना खासा किसी दूसरे मुल्क के जसूस को मारते हैं, आपने उनको सड़कों पर मारा। मैं बता दूं, मुझे मेरा आप दोनों से सवाल है, आप प्राइवेट करें ना करें, बोल्ड स्टेप उनको आपको पता 5 दिनों में 5 दिनों में 108 बंदे मेरे पास अगर मेरे इख्तियार में होता। अच्छा मलक साहब, मेरे ये बात वैलिड है, डॉक्टर मेरे यंग डॉक्टर जो कह रहे हैं ना, मेरे भाइयों ठीक कह रहे हैं, खुदा की कसम मेरे इख्तियार में होता, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजता तो तमाम डॉक्टरों को किट्स और इलाज की सहूलतें देता, मैं भेज देता ऐसा प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐसा सीएम हाउस भेज देता जो गरीब मर जाए। किट्स आप यार मैं डॉक्टरों को क्यों नहीं किट्स दे रहे? 2 मिनट मेरा जवाब। हाँ बोलने आपने इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स तबाह कर दी है, इसको एक इंपोर्ट और कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील किया, इंडस्ट्री बंद करके। आप जाते हैं $90 बिलियन का कर्जा और इस मुल्क पे ऊपर चढ़ा के जाते हैं, सबसे बड़ा आप हेड बना जाते हैं। आप पिछले 30-40 साल तक वो माशी पॉलिसियां देते हैं जिसमें या मनशा बम रोटी खा रहे हैं, खुल के उड़ा रहे हैं माल, या उनसे आप हिस्से अपने ले रहे हैं, या IMF को जेडी गल कहते माना सर हमें डॉलर दें क्योंकि लेने हम और खाने हमने हैं। आपने घुटनों के बल इस मुल्क को करके गए खाकान अब्बासी साहब, आपकी प्राइवेट। और मुझे बताएं पब्लिक सेक्टर में अयूब खान ने पब्लिक सेक्टर में यहां पे क्या बनाया, आज ये बहस कर लेते हैं। ये जितने आपके डैम है पब्लिक सेक्टर में बने, जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या बनाया, स्टील मिल बनाई, तुमने मुर्गी खाने खोलने के अलावा कोई चीज बनाई? मुझे बताएं ना। उसने हैवी ये क्या टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, तुमने क्या बनाया? मैं आपको पनामा के अकाउंट बनाए। अब बैठे हुए बात करते हैं यार, शर्म होनी चाहिए। लगा दुनिया में किस तरह देखती है, हम आपस में घर बैठे ना, दुनिया UNDP जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है उसने आज हमारे मुंह पे पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ मारा। उसने कहा पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में जो बिल्कुल कोरोना के लिए फिट ही नहीं है, जिनकी तैयारी कोई नहीं है। उन्होंने कहा 1000 में यहाँ पे 1000 के लिए 9 डॉक्टर हैं। सुन लेना, एक थप्पड़ मेरी तरफ से UNDP को मार दें, वो बाद में अमेरिका का जो हशर किया है कोरोना ने, हमारा किया है। हम पाकिस्तान में रहे, मुझे बताएं ना, पहले पाकिस्तान की बात याद आ रहा है उसको, अमेरिका की बात में लटा के मारा अमेरिका को। 10 हमारे पास 9 डॉक्टर हैं 1000 बंदे के लिए, 5 नर्स, 6 हमारे पास बेड है। सुन ले दुनिया का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 के लिए कम से कम 30 डॉक्टर चाहिए, 81 नर्सें चाहिए 1000 बंदों के लिए। ये बात आप फिर दूसरी तरफ चले गए हैं। हम ये डॉक्टर की सहूलतें काम में ये हमें भी पता है। मुझे बताएं कोरोना में ये यंग डॉक्टर और एक डॉक्टर फौत हो गया है, इनको अभी तक मुकम्मल किट ना देने का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। पुराने अस्पतालों में तमाम सहूलतें नहीं दी, जिस मुल्क में पूरे वेंटिलेटर 2000 भी ना हो, जिनमें आधे खराब हो, हम आम आदमी किससे ये सवाल करे? ये कौन हक में वक्त जवाब देगा, मौजूदा या साहब का? भट्टी साहब, मर तो गरीब रहा है ना, अमीर आदमी तो फिर प्राइवेट अस्पताल में चले जा रहा है, उसका इलाज 2 लाख रुपए रोजाना खर्च कर रहा है। आज मैं आपको और बहुत बड़ी खबर दे दूं, आज लाहौर में 5 स्टार जहां से भी महंगा है इलाज, आपके पास 150 से ज्यादा बेड नहीं है। इस हुक्मरान तबके के पास अपने लिए यहां पे ये नहीं बना सके, हमारे लिए क्या बनाएंगे? खाकान अब्बासी साहब मुझे जवाब दें। आप इलाज बुखार हो तो अमेरिका से इलाज कराते हैं, यूरोप से इलाज कराते हैं, और अपने लिए आप फैसिलिटी नहीं बना सके। हमारे पैसे पता नहीं किधर निकल गए और हमारे पैसों से बाहर जाके इलाज कराते हैं। हमारे डॉक्टरों की दास्तान, हमारे डॉक्टरों के साथ पता है क्या हो रहा है? मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डॉक्टर भट्टी साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, खैरात इकट्ठा कर रहे हैं कि यार वो हाई फ्लो नोजल होता है, ये जो वेंटिलेटर खास फिफरे के लिए, सांस लेने के लिए, बाय गार्ड वो बच्चों की तरह ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं, खैरात इकट्ठी कर रहे हैं कि हम अपने आप को आपके पास कैसे आप कह रहे हैं? एक तरफ तो आपकी हुकूमत कह रही है हमने अरबों रुपए का बजट ले दिए, दूसरे हमारे डॉक्टर भाई हमारी ही जिंदगी बचाने के लिए खैरात इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे बताएं हमारा कातिल है कौन? हमें वो नाम नाज़रीन आप बता दें कि आपके डॉक्टर भाई आपकी जिंदगी बचाने के लिए खैरात इकट्ठी कर रहे हैं, हमारा मुल्ज़म है कौन? हमें तो आज तक यही नहीं पता चला। ये वो वेंटिलेटर है जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, 6 से 7 लाख रुपए उनके पास नहीं, वो मरीजों से बैक कर रहे हैं कि यार 40,000 20,000 10,000 दो, ये हम इसके लिए वेंटिलेटर ले लें। सांस कादी साहब मुझे बताएं, ये हकाम बाजी साहब आए बोले 30 साल इक़्तिदार, जरदारी साहब की हुकूमत सिंध में 12 साल थे और इससे पहले भी कमो बेशतर 15 से 20 साल रही, कोई जवाब दे नहीं है।
कोई जवाब दे एक मुझे बात सिर्फ और सिर्फ क्या इन्हें हक है यहां पर बात करने का कि जब ये छोड़ के जाते हैं तो इस मुल्क की आधी आबादी माजूर बच्चों पर मबनी है? स्टैंडर्ड ग्रोथ में हाईएस्ट है हम इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब आप छोड़ के गए हैं ये, और ये भी वही अभी भी यहां भी हैं। इनको हम अच्छा नहीं कहेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो आप किस मुंह से आके हमें कहते हैं? शर्मनाक मुझे बताएं, शर्मनाक है फिगर्स आपके स्टैंडर्ड ग्रोथ के। देखिए और ये मुझे बताएं, निहायत एहतराम से मौजूदा हुकूमत जवाबदेह है हर हाल में, इससे नजरअंदाज नहीं। अच्छा, मौजूदा पे आ जाते हैं। नहीं, जो 30 ये इनसे जवाबदेह है, जो आज हो रहा है इनसे सवाल होगा। सुन लें। लेकिन जो 30 साल ने अपना इलाज तो नवाज शरीफ और इसाक डार लंदन करा रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो इधर 22 करोड़ अवाम जिसके आप हीरो हो, जिसके आप सदाबहार कायद हो, उनको कोरोना के जैसे मैं एक मिनट सुपुर्द करके चले गए। आप क्या कभी लाहौर में बैठे हुए हैं, कभी म्यूज अस्पताल गए हैं? कितना मेरे बचपन में मैं नहीं, अभी म्यूज अस्पताल, ये जो आपका ये जना अस्पताल चले जाएं, खाकान अब्बासी साहब आपके पास तो टाइम नहीं होगा अपनी रियाया और इस मखलूक के, उनको तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं आप। जाके देखिए क्या फैसिलिटीज आप क्रिएट करके गए हुए हैं। धक्के मौत बांटते हैं, सुने, अस्पताल मौत बांटते हैं, जो आपके स्कूल हैं वो जहालत बांटते हैं। क्यों? बड़े बड़ा उसने बोझ उठाया हुआ है। कौन सा बोझ उठाया? थोड़ा सा मैं भट्टी साहब अपडेट करना चाह रहा हूँ। आज आपकी हुकूमत ने बताया कि 110 यानी कि 11 करोड़ के करीब पाकिस्तानी गुर्बत से नीचे हैं, और कल आपने इस पे इतनी बहस की है कि असद उमर साहब ने खबर सुना दी है। इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी अल्लाह जानता है। भट्टी साहब उसका क्या हाल है? ये 1 करोड़ 80 लाख एक आदमी के 5 फैमिली मेंबर है, यानी कि तकरीबन 11 करोड़ हो गए। पाकिस्तान में हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा, हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा। यानी कि एक घर खाना पक रहा है, एक में भूख नाच रही है, फिर खाना तो खाना जगह नहीं होगी तो क्या होगा? क्या ये सोचा असद उमर साहब ने ये बयान देते हुए? क्या समझे आप? आपने बयान किस जगह बैठ के दिया? वहां सरकारी एयर कंडीशन था, सरकारी पानी था, आप जिस गाड़ी में गए सरकारी फ्यूल था, सरकारी गाड़ी थी, अरबों रुपए आप पे लग रहे हैं हर माह इस कौम के इस असेंबली पे। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि 1 करोड़ से बेरोजगार हो जाएंगे। सुना रहे हैं आपको, खबर सुना रहे हैं, खबर सुना रहे हैं। मुझे ये बता दे, एक मोहल्ले में 20 घर है और 10 घर बेरोजगार है, जिसमें चूल्हा भी नहीं जल रहा, खाना भी नहीं पक रहा, बच्चे को दूध भी नहीं मिल रहा, क्या होगा? मैं असद उमर साहब का आपको शॉर्ट भी सुनवाता हूँ। ये लोग जब 70 से 80% पैसे दे रहे थे IPPs को, उनको पता नहीं था ये हमारे अस्पतालों के पैसे हैं। खाकान अब्बासी साहब, आपको नहीं इल्म था? ख्वाजा आसिफ साहब, जब आप कह रहे थे ये डकैती हो रही है और आप इंचार्ज थे इस डकैती के एज मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वाटर एंड पावर, उस वक्त आपको पता नहीं था ये हमारे बच्चों के पैसे हैं जो कोरोना की वबा में इस्तेमाल होने हैं? छोड़ें, सोने असद उमर साहब को सुनाएं जरा। 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार इसकी वजह से होने का खतरा है। तो आप समझ ये डिपेंड करेगा बंदिशें कितनी अरसे तक चलती हैं। जितनी देर आप बंदिशें चलाते रहेंगे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो ये इस पर मुनहसर होगा कि कितने अरसे तक आप बंदिशें इतनी ज्यादा रखते हैं। प्रायोरिटी इंसानों की जिंदगी है या मईशत? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं और वो इंसान की जिंदगी। लेकिन इंसान की जिंदगी सिर्फ सेहत नहीं होती है। इंसान की जिंदगी जो है वो ये भी होती है कि उसने अपने बच्चों का पेट भरना है, उसने अपने घर में कोई बीमार होता है तो उसको सेहतयाब होने के लिए जाना है, उसने अपनी बच्ची को तालीम दिलानी है, और जो बाकी सारी, तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी जरूरत को सामने रख के फैसले कर। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, इन गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली ये लड़ाई ट्रंप की हुई अपनी ब्यूरोक्रेसी से। उसकी फौची जो है, एंथनी फौची, जो उसका CDC का चेयरमैन है, उसने कहा खोलो, क्योंकि मेरे तो वोट, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इकानमी बर्बाद हो जाएगी। क्यों बर्बाद हो जाएगी? क्योंकि रियासत का तो इकानमी से ताल्लुक कोई नहीं है, हर आदमी रोटी अपनी खुद कमा के खा रहा है। अच्छा, ये तो वहां पे उसकी खाल उतारने के लिए। अच्छा काई साहब, ये असद उमर साहब ने कहा कि इंसान, अच्छा एक आपने खरबों रुपए लगा के ऑरेंज ट्रेन बनाई थी, उधर कोरोना से जाँ बहक होने वालों को कब्रिस्तान ना बना दें? क्योंकि जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो ऑरेंज ट्रेन क्या और मेट्रो क्या? जब मेरे किसी के बाप, किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का दादा, किसी का नवासा, किसी का पोता, क्या लाशें उठा के मुझे बताए ऑरेंज में सैर कराएंगे लाशों को? नहीं भट्टी साहब, नहीं, कमाल है आपकी पार्टी नहीं है काजी साहब। ये दादा जान के हलवाई की दुकान थी ना, मैंने पहले अर्ज किया, इसके 41 अस्पताल बनते थे स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर के। मुझे ये बताया ना, और आ जाते हैं फिर बात करने। कोरोना की वबा पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में है, हर इंसान इससे बच रहा है, हाँ अमीर है गरीब है। आपने बनाया ऑरेंज ट्रेन, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं।
क्या आज मरने वालों को उधर कब्रिस्तान बनाना है ओरेंज ट्रेन पे? क्या उनको लाज आ जाएगा? उनके जो बच जाएंगे बच जाएंगे ऑरेंज ट्रेन की सैर करके बच्चों का ब्रेक लेनी है। देखिए हुक्मरान का काम है, वो जिम्मेदार है, उनका काम था कि इसके बेरोजगारी का ये हाल है, वो तो तब से कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अब तक वो कह रहे हैं, डॉक्टर आप खुद ही कह रहे हैं भीख एक ब्रेक बात ये है। हाँ, इन 2 सालों वालों से हम मुतमिन हैं और ना पिछले 40 सालों वालों से, मगर 40 सालों वाले से हमें इसलिए गुस्सा है कि बहुत लंबा अरसा था, 4 डेकेड्स थे लूट मार के। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लो भट्टी साहब, दिलचस्प खबर ये है, कल खबर ये आई थी कि IPPs के तरफ से उन्होंने कहा था जी हम बिल्कुल डॉलरों में पैसे नहीं लेंगे, हम तो रुपयों में पैसे नहीं लेंगे, हम तो डॉलरों में पैसे लेंगे, आपसे मामला हम डॉलर्स में करेंगे, गोया कि पाकिस्तान की करेंसी क्यों ना डॉलर कर दी जाए। अच्छा, उसके बाद जरा ये दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि उन्होंने 2 महीनों के लिए रिपोर्ट को मुअख्खर कर दिया है कमीशन बनाने, और क्यों कर दिया है कमीशन बनाने के लिए? क्योंकि ये कह रहे हैं, प्रेस ये कह रहा है जी कि 2 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके अपने स्टेक्स हैं इसमें। एक तो बाबर गौरी साहब भी है, बाबर गौरी साहब एडवाइजर है। स्टेक पहले मैं आपको प्लीज सुनवाएं जी, शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया। इमरान खान का सबसे बड़ा टेस्ट यही है, शुगर, कर्जे वाले और असल IPP जो मदर ऑफ द क्रिमिनल है। सही, ये आपने बात अच्छी की। क्राइम कहना चाहिए या क्रिमिनल, दो मदर ऑफ द क्राइम, जिन्होंने 56,000 अरब रुपया हमारा लूटा हुआ है और हर पार्टी को फंड देते हैं, हर मिनिस्ट्री में उनके बंदे होते हैं। इस तरह तो नहीं चलता ना। चीनी वाले तो शायद धर, लेकिन मैं IPP वालों को देख रहा हूँ कि वो बार्गेन करेंगे या वो कोर्टों में चले जाएंगे, उनके पास महंगे वकील हैं, वो इंटरनेशनल में चले जाएंगे या हुकूमत के साथ वो प्राइस पे बार्गेन करेंगे। उनको जी भट्टी साहब। काजी साहब, ये वफाकी वज़ीर है, गालिबन कमो बेशतर 8वां-9 दफ़ा रह चुकी है। उन्होंने कहा 56 अरब करने वाले असल इमरान खान का टेस्ट है। जब ये इमरान खान साहब ने कहा हम इन्हें सख्त तरीन सजाएँ देंगे, इस माफिया को नहीं छोड़ेंगे, हमने मोहतरम इमरान खान साहब की बेपनाह तारीफ़ की कि इमरान साहब आपके 1.5 साल की कमी बेशियाँ ख़त्म हो जाएंगी कि अगर इन लुटेरों से गंदम, चीनी और IPP से लूट लिया। अब 2 माह टाइम देकर क्यों दिया? अब मैं असल बात बताता हूँ। अपनी हुकूमत बचाने के लिए, मेरे मुल्क का कर्जा लूटने वालों के लिए हमदर्दी आ गई इनके दिल में। क्यों? रज़ाक दाऊद कौन है? वो बेनिफिशरी है IPP का खरबों रुपए का। 30 अरब का बाबर कौन है? 3 अरब बेनिफिशरी है खरबों रुपए का। और 2 इन्वेस्टर इनके ATM, वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। कादी साहब मुझे बताएं, फिर PTI वाले हमारे दोस्त नाराज होते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब, आपके घर की चोरी हुई हो सिर्फ 800 रुपए की, क्या आप अपने मुलाजम को 2 महीने का टाइम देंगे? उसके बाद देखेंगे क्या करना, कमीशन बना देंगे। इस मुल्क का 56 अरब रुपया शेख रशीद साहब कह रहे हैं और उनके लिए आप कह रहे हैं कमीशन बनाने के लिए 2 माह का और टाइम दे दो। तो कहाँ के 2 माह दौरान और वो अरबों रुपए मेरे और आपके बिल की सूरत में रिसीव कर ले। यार ये किन के हाथों आ गया ये मुल्क? मैं आपको 2-3 खबरें बताता हूँ। एक खबर तो ये है कि ये IPP तो आपके सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ताहिर बशीर चीमा साहब थे, वापडा के अफसर थे जिन पे केस भी बना हुआ, अब्दुल्ला वजी शायद। इस वापडा को तबाह किया IPPs ने। इसने $23 बिलियन के प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर में किए, वक्त पर पूरे हुए, 1 पैसा ऊपर नहीं लगा। मैं ये नहीं कहता करप्शन नहीं होगी, मगर 56,000 अरब रुपए की करप्शन नहीं थी। स्टील मिल को बर्बाद किया इन्होंने मिलके। लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को अखबारों में इश्तिहार दिया और नाम रज़ाक दाऊद साहब का लिया। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स ग्रुप है जो कहते हैं हम आपको चला के देते हैं, 100 अरब रुपए का सालाना मुनाफा भी देंगे, आप एक केस शुरू कराएं कि यहां पर टैरिफ में ऊपर नीचे करके तकरीबन 100-150 अरब का अंदाजन किसने फायदा पहुंचाया स्टील मिल को बर्बाद करके। तो हमारे मालिक और हुक्मरान हैं हमारे इदारों को तबाह करने वाले। और सुने आखिरी बात भट्टी साहब, जब वो कहते हैं कि 66 मेंबर पार्लियामेंट हमारी जेब में भी है, तो फिर वो क्या कहेंगे? नहीं देखें, हाँ जी, आप हुक्मरान लेते हैं प्रोटोकॉल के लिए, नहीं जिम्मेदारी है। मलक साहब वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं 56,000 अरब। इस लुटेरों को अगर इन्होंने लूटा है, इसको 2 महीने का टाइम देने वाले शरीके जुर्म नहीं? मुझे बताए ना, आपके घर से
5,000 रुपया मुलाजम लूट के ले जाता है, आपके उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे? मेरा फिर अगला भी तो सुने, मुझे तो डर है 2 साल फिर आगे ये कमीशन तहकीकात करेगा तो हमारे जो बच्चे बड़े हो जाएंगे उनको नहीं, पता फिर नहीं इमरान खान साहब आपने हमें ये क्यों कहा कि मैं एक करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा, मैं जहीरा अंदोजों को नहीं छोड़ूंगा, मैं आईपीपी लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा, मैं चीनी चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं आटा चोरों को नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे बताएं, अब तक आपने पकड़ा किसको है? ये इतना अरसा हो गया ना, कोई एक मुल्ज़िम, अच्छा, गंदू वाला, चीनी वाला, आईपीपी वाला, कोई एक मुल्ज़िम इस वक्त जेल में हो जिससे रिकवरी हो रही हो तो मेरी रहनुमाई फरमा दे और हुकूमत भी फरमा दे। भट्टी साहब शेख रशीद क्यों मायूस है? बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि आईपीपी इसका मुश्किल है, ये क्या वजह मोस्ट है? उनको पता है इमरान खान के इर्द गिर्द और नवाज शरीफ का कौन पार्टनर है। अरबों रुपया मेरे पास, मेरा तो नहीं कहीं है, खुदा ना खासा इन्वेस्टमेंट हुआ कि उसका डूबेगा मेरा भी डूबेगा। और कौन सा हुक्मरान है जो इन आईपीपी या चीनी के स्कैंडल का पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर नहीं है? नवाज शरीफ ने 2013 में जब आए थे, पहला जो उन्होंने काम किया था 500 अरब रुपया उन्होंने अलग नाम पे ना 480 अरब रुपया रातों रात, उसमें आधा उन्हीं उसका के ऑडिट भी पार्टनर कोई को मिला था। कोई ऑडिट नहीं हुआ। काजी साहब ये मुझे बता दें, फिर इमरान खान साहब ने हमें ये क्यों कहा था कि मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, चीनी चोर, जहीरा अंदोज, आईपीपी? तो क्या बात है, हम क्यों नहीं एहतसाब कर पा रहे? भट्टी साहब मैं एक आपको बात बता दूं, ये सिस्टम डिज़ाइन ही इस तरह है कि नहीं हाथ नहीं डाला जा सकता। आपको यहाँ रेडिकल चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये ब्यूरोक्रेसी, ये निज़ाम, ये मैशत, इसके सारे लीवर्स इनके हाथ में हैं। नहीं, मैं फिर सारी मैशत को फिर हाक में वक्त रिजाइन दे दे, भाई मैं नहीं कर पा रहा, इन लुटेरों को मेरे सामने ये कर्जे लूटे हैं, एविडेंस आए हैं, रिपोर्टें मेरे सामने हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने इत्तेहादी जमातों को भी इकट्ठे रखना है, अपने इन्वेस्टरों को भी इकट्ठे रखना है। हाक में वक्त कोई भी हो, भट्टी साहब ये आपकी बात, भट्टी साहब ये बात की भी थी, जरदारी की भी थी। इस मुल्क की अवाम की बेबसी देखें, अवाम की बेबसी देखें कि वो कहते हैं जी हम 18वीं तरमीम में आ जाते हैं, साढ़े केस माफ कर दो। ये कहते हैं हम इनको हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा, ये हमारी हुकूमत और ये एंगल के साथ मुझे याद है ईद के बाद नए पाकिस्तान में किस किस की गिरफ्तारी होगी? वो भी ते मिट्टी गिरफ्तारी होनी जे, जिहड़ा इन्हां डील कर लेगा उदी नहीं होनी। जिहड़ा बेचारा ईद वाले दिन बच्चों की टूटी जूती कहीं से उठाता हुआ मस्जिद से ले गएगा, उसको 5 साल कैद हो जाएगी, हो सकता है 1000 दुरे हो जाए। बाकी इन बड़े साहब ने तो शहबाज शरीफ का नाम लिया। शेख साहब ने कहा शहबाज साहब पहले भी पकड़े गए, बाइज्जत बरी हो गए। परसों टीवी में कहते एक तेला, यार अनबिलीवेबल है कि इतनी मिठाई, इतनी बहादुरी से। और मैं 30 साल रहा हूँ, एक तेला। और मैं 5-6 दुकानों पे कहा, मैं कहा भाजी तेला दे दिखाओ, कहते तेला क्या होता है? ये तेला होता क्या? मेरी रहनुमाई बहुत पहले जमाने में एक पैसे को हम कहते तो ये फिर ये शहबाज साहब क्यों कहते हैं तेले की? काजी साहब क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में तेला नायाब है। वो मेरा ख्याल है उनका मतलब होगा कि तेला नहीं रहने देता, पता नहीं चले थोड़े ये जो तेला नहीं रहने दिया उन्होंने, नहीं रहने दिया, इसमें कौन सा क्यों शर्मा रहे हैं? कहते ये दोनों बातें गलत है। पहली बात ये है कि बिल्कुल एक प्लंडर हुआ है, यहाँ खिलवाड़ हुआ है 80 से लेके अब तक, बेनज़ीर के ज़माने से शुरू हुआ था। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज शरीफ वाकई बेगुनाह, उन्होंने कभी एक तेला ही ना लिया हो? आप मुझे लग रहा है अंदर से हमदर्दी रख रहे हैं कि इस मुल्क की मैशत को जो बर्बादी के रास्ते पे चढ़ाया गया है, वो पहले बेनज़ीर की हुकूमत थी, ये ज़ियाउल हक ने आके ये वारदात शुरू की। और उसने क्या किया, ऐसे लोगों को, मैं आज आपको एक नई इस्तिलाह दे रहा हूँ, उसने अताई पॉलिटिशियन पैदा किए। और फिर माफ़ी चाहता हूँ, अताई पॉलिटिशियन ने शायद कुछ हम में से अताई साफ़ी भी पैदा किए। चलें छोड़ें, ये क्या कॉमेडी है? जुवेल लतीफ़ साहब ने नहीं, ये कॉमेडी एक नई भी आई है ना। जुवेल लतीफ़ साहब ने फरमाया कि जी चौधरी निसार साहब थे धरने के पीछे जो इमरान खान ने। चौधरी निसार साहब हमारे क्या लगते थे? आपके वो फेडरल मिनिस्टर थे, आपके टॉप के लीडर थे ना, उनसे जाके पूछे यार, ये उनसे जाके पूछे। उसकी कोई हैसियत नहीं है। गुजारिश है, जो इस्लामाबाद से जब एक बंदे को नहल किया गया और करोड़ों का समुंदर आया, उसके पीछे कौन था? हाजा आसफ तो कहते हैं लाहौर में जब आए तो 100 बंदा नहीं निकला। देखें भट्टी साहब, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। भट्टी साहब ब्रेक की तरफ, इस आवाम को जलसे जुलूसों के लिए रख ले और इन हुक्मरानों को हमारा खून नोचने के लिए। जिन लोगों के अकाउंटों से अरब रुपए अनअकाउंटेड फार निकलते हैं, उनकी जलसों में फिर बंदे नहीं आया करते। बहरहाल आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये खबर कोई नई नहीं है, इससे पहले कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके टेकअप किया गया, हज़ारों सरकारी मुलाजमीन उनकी दोहरी शहरियत। मैं इस हवाले से नहीं सवाल करूँगा, मेरा सवाल और है आपसे। एक यहाँ पे तसर क्या सही है या गलत है कि यहाँ की जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है हर किस्म की,
सबके बच्चे बाहर, माल बाहर, 80 पाकिस्तान से माल बनाओ निकलो। 90% बच्चे बाहर। पाकिस्तान कुछ लोगों के लिए एक याद रखें चिरागाह है, इधर आते हैं लूटते हैं और चले जाते हैं। मेरा ख्याल है एडिशनल आईजी स्पेशल ज़हीम शेख, वो हैं ब्रिटिश नेशनल, उन्हें मलका के कोई इनका किया। आपके हर बड़े अफसर का जिसकी नहीं, ये हमारे सरकारी बंदा जो यूनिफॉर्म में बैठते हैं आईजी के करीब होता है वो एडिशनल आईजी जो पूरे पंजाब की खुफिया खबरें देता है सीएम साहब को, तो नेशनल है, हमारी पाकिस्तान के नेशनल नहीं है उनकी। अच्छा भट्टी साहब एक सवाल करना आपसे प्लीज जरा, यानी जब आप नेशनल बनते हैं, आप मुझे बताइएगा, आप जब नेशनल बनते हैं इनमें, तो फिर क्या आप मुल्क बरतानिया से वफादारी का जिस मुल्क के बनेंगे इसका एक क्या थोड़ा आपको हल्फ नहीं, पहले पाकिस्तान का जो कानून है वो कहता है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वो सिटीजन हमेशा की तरह है। अब आप जब दूसरे मुल्कों के सिटीजन बनते हैं, डुअल सिटीजन, बाकी मुल्क जो है वो आपको वो जॉबों पर नहीं आने देते जो सेंसिटिविटी है। मसलन मैं अगर डुअल सिटीजन हूँ, मैं ISI, यार मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा, आप करेंगे, आप सवाल मलका बरतानिया से हल्फ क्या उठाते हैं, क्या मैं उसका वफादार हूं? किसका वफादार? मलका बरतानिया का वफादार। और अमेरिका में जब अमेरिका के आइन का वफादार हूँ, अमेरिका की आइन, अमेरिका की लड़ाई होगी तो लड़ूंगा उसके लिए। अच्छा हमारे ऊपर हमसे लड़ पड़े। इधर ब्यूरोक्रेसी से बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे हर दिल अजीज वजीर आज़म जो बेहतर है, एक उनके एडवाइजर अमेरिकन नेशनल है। किसके? वजीर आज़म साहब के। अच्छा, हाँ चलें ठीक। वो क्या नाम है, शहबाज गिल साहब। दूसरे जुल्फी बुखारी लंदन, उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। पहले वो शहबाज साहब भी जो है जो एहतसाब वाले हैं वो भी तो और लंदन से हैं। इस तरह पाकिस्तान ये हुक्मरान सिर्फ हमें जानवरों की तरह आते हैं। इस मुल्क को संभालना ना काजी साहब एक तरीका, आला ब्यूरोक्रेसी से तमाम पॉलिटिशियन के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, इनके इलाज सरकारी अस्पतालों में हो जहां मैं आप और सब बच्चे कराते हैं, अदरवाइज इसका हल कोई नहीं। ये आपसे मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए एडवाइजर आप लगा सकते हैं, वो मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। मेरा सवाल है, मैं तो 25-30 साल की उम्र में पासन में ब्यूरोक्रेट बना, 17 साल मैं रिटायर होने से पहले मैं सिटीजन अमेरिका का बन गया। ये किस तरह हो सकता है? ये हो किस तरह सकता है? ये हो नहीं सकता। सैकड़ों हैं इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, 1 लाख 1.5 लाख इधर तनख्वाह है, उधर बच्चे 3 लाख है। और मैं ये 80% बेपनाह लोगों को जानता हूँ। फवाद असर, फवाद आपके दोस्त ही थे ना। मुझे कल फरदौस आशा कमान साहबा से मेरी बात हो रही थी। मैं कहा जी आपको आजम खान से क्या इख्तलाफ है? कहती आजम खान इमरान खान के लिए वही बनेगा जो नवाज शरीफ के लिए फवाद असर फवाद बना था। इतनी बड़ी खबर। भट्टी साहब फिर वही सवाल है ना, आप तो जब CSS करते हैं, आपकी उम्र, आप सारा सिस्टम समझते हैं, 22, 23, 24, 25 साल में आप CSS हो गए, ये 40-50 में जाके आप दूसरे मुल्क जब ग्रेड 22 के अफसर ने भी बाहर नेशनैलिटी लेनी है, 21 वाले ने भी लेनी है, वो 16-17 को क्यों छुट्टियां ले जाते हैं, पैसा कहां से लाते हैं? ये छुट्टी बाहर नौकरी करते हैं, इधर आते हैं, एंड पे पेंशन लेते हैं, अरबों रुपए लेते हैं, सरकारी मराद लेते हैं और फिर वापस करते हैं। एक और सवाल आपसे करता हूँ, तो ये डिफेक्टो हम क्यों लंदन को दारुल खिलाफा बना दें? पैसे भी हमारे वही हैं, हमारी मीटिंग भी वही होती हैं। नवाज शरीफ साहब वहाँ काबीना के इजलास बुलाते नहीं रहे, जरदारी साहब दुबई नहीं बुलाते रहे, इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल है लंदन ही जाएंगे अगर जब तक उनकी हुकूमत है, क्योंकि जुल्फी बुखारी भी उधर और 5-6। बस मैंने नहीं कुछ कहना। 5-6 से क्या मुराद? मतलब नहीं बाकी खबर। अच्छा, नहीं मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान को कंट्रोल करने का एक तरीका भी है कि गोरे जो हैं ये हों या अच्छा इसके साथ पता है यार ये तमाम इफेक्टिव लोग, इनके बच्चे हमारे पास हैं, इनके अकाउंट हमारे पास है, ये हिल ही नहीं सकता। आप ग्रेड 22 के तमाम सेक्रेटरियों आला लोगों के बच्चे पूछे कहां पढ़े हैं। अच्छा एक कमेंट मैं अपना कमेंट और करना चाहता हूं। मैं इमरान के हक में समझता हूं एक काम किया इशरत हुसैन साहब ने, उन्होंने ना ये सिविल एक्ट 2002 में ये अभी प्रपोजल है, प्रपोजल ये है कि जिस बंदे ने 20 साल काम कर लिया ना बड़े ओहदे पे, हुकूमत के पास ये पावर होगी, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन को उसको निकाल दें। तो मुझे तो लगता है ये अच्छी चीज हो रही है। आप किस पे कह रहा है? अच्छा चीज पे क्यों निकाले? आप कारकर्दगी अगर आप पसंद की हुकूमत, मैं आपको बात आखिरी 1 मिनट, काजी साहब पाक फौज में 250-300 का कोर्स जाता है, मैक्सिमम 1-2 जनरल बनता है। इधर DMG हो या PSP ASP ग्रेड 22 तक जाएगा, AC ग्रेड 22 तक जाएगा। करप्ट हो, नाहल हो, चोर हो, फ्रॉडिया हो, ईमानदार हो, किसी की स्क्रूटिंग है ही नहीं। तो ये अच्छा नहीं है। तो फौज में फिर हर बंदा ही जनरल बनना चाहिए। लोग मेजर से रिटायर हो जाते हैं। ये प्रपोजल जो अच्छी प्रपोजल है, मैं तो समझ मैं बताता हूँ ये अच्छी क्यों नहीं, मैं बताता हूँ जी बताएं। बात ये है कि आपने 2 काम गलत किए। पहला काम ये किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दी कि ये जो बड़े बड़े ओलिगार्क्स बन गए, जिस तरह ये शरीफ फैमिली थी, जरदारी फैमिली थी। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये इसी तरीके से कानून लाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को टेम करें, गुलाम करें,
किसी को 14 लाख तनख्वाह का लालच दें, किसी को कहें तू सारी उम्र खोटे लाइन रहेगा, और फिर अपने बच्चों के इक़्तिदार के, इनके बच्चे ख्वाब देखते हैं अब्बू अब्बू मैं वज़ीर आला आपके बाद मैं बनूंगा। ये वारदात है, ये तबकाती हुक्मरानी से खानदानी हुक्मरानी में चले जाते हैं। ये वारदात सर वहीं के वहीं रहे, आपका नाअहल को आप रखेंगे, नाअहल तो चाहिए आपको। अब भी इस कानून के मुताबिक नौकरी से हम डिस्कस कर सकते हैं। आज हमने बात की नाअहल लोग तो हमें चाहिए होते हैं ताकि वो करप्शन में अब आसानी कर सकें। ये हमने माजी में देखा है, अल्लाह करे आइंदा ये सब कुछ बदल जाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।